सिल्क कपड़ों की बढ़ती लोकप्रियता ने तसर कोशा उत्पादकों को एक नई ऊर्जा प्रदान किया है। इसका एक कारण तो सिल्क की पहुंच आम इंसानों तक होना है। वहीं दूसरा कारण किसानों तक गुणवत्ता युक्त तसर बीज की उपलब्धता होना है। बेहतर तसर कोशा उत्पादन और तसर बीज उत्पादन एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो आइए हम चलते हैं तसर बीज उत्पादन की अनोखी दुनिया में। जब इस इलाके के किसान पुराने पद्धति से तसर की खेती किया करते थे, तो पैदावार में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। इस समस्या का समाधान जब तक यहाँ के किसान ढूंढ पाते, काफी कीटपालक इसकी खेती छोड़ चुके थे। कई सालों से इस समस्या के समाधान में लगे प्रधान संस्था ने पाया कि बेहतर कोशा उत्पादन के लिए तसर अंडों को रोग मुक्त होना जरूरी है। यहीं से शुरुआत होती है ग्रेनेज व्यवस्था, यानी एक आदर्श बीजागार भवन स्थापित करना। बनवासी तसर कीट पालन सहकारी समिति 2010 में शुरू हुई समिति ने इस इलाके में एक बीजागार भवन का निर्माण कराया, जहां बीज कोशों को 6 से 7 महीनों तक वैज्ञानिक ढंग से संरक्षित कर रोग मुक्त अंडों का उत्पादन करना शुरू किया और इसे किसानों को मुहैया कराने लगा। बीजागार भवन का एक ही मकसद होता है, रोग मुक्त तसर अंडों का उत्पादन करना। अगर आप आसपास के गांवों में घूमेंगे तो यहाँ कच्चा और पक्का दोनों प्रकार के बीजागार भवन को आसानी से देख सकते हैं। इसके निर्माण के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे बीजागार भवन आवासों और कीटपालन क्षेत्रों से दूर हो, नजदीक में नदी, नाला या तालाब ना हो, भवन का निर्माण थोड़े ऊंचे और हवादार स्थान पर हो, ध्यान रहे कि आसपास वर्षा का जल जमाव ना हो, साथ ही कीटपालक साथियों के लिए अपने गांव से नजदीक हो। आमतौर पर गांव के छोटे किसान व्यावसायिक बीजागार ही बनाते हैं, जो कच्चा या पक्का घरों में भी किया जा सकता है। धीरेन्द्र सिंह एक मझोले तसर कीटपालक हैं। इन्होंने अपने घर में पक्के बीजागार भवन का निर्माण किया है, जिनका मकसद 1 से 1.5 महीनों तक कोशों को संरक्षित कर गुणवत्ता युक्त अंडा उत्पादन करना है। पिछले साल लगभग हम ये 18,000 का ग्रेनेज किए थे। फिर हम उसका डीएफएल जो बनाए, किसान को भी दिए और अपना प्लांटेशन जो है उसमें लगाए। एक व्यावसायिक बीजागार भवन 20 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा तथा 11 फीट ऊंचा होता है और सामने 6 फीट का बरामदा होता है। भवन का छत एस्बेस्टस या खपरेल की होती है तथा फर्श और दीवारें प्लास्टर किया हुआ होता है, जिससे भवन की साफ सफाई अच्छी तरह से हो सके। साथ ही 4 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी जालीदार तार की 5 खिड़कियां होनी चाहिए, ताकि भवन हवादार रहे। बीजागार कच्चा हो या पक्का, दोनों का मुख्य काम रोगमुक्त अंडों का उत्पादन करना है, और ये तभी संभव है जब बीजागार भवन की साफ सफाई और विसंक्रमण अच्छी तरह से हो। इनारावरण का ये बीजागार भवन रोगमुक्त अंडों के उत्पादन के लिए आसपास के इलाकों में मशहूर है। अब यहाँ किसान के घरों से गोटी लाने का समय हो गया है, इसीलिए इसके आसपास की सफाई ब्लीचिंग पाउडर से किया जा रहा है। ऐसा करने से ग्रेनेज में बीमारी फैलने से रोका जा सकता है। इसके साथ ही बीजागार के अंदर की सफाई भी बहुत जरूरी है। बीजागार अगर नया या अस्थायी है तो रोगाणु मुक्त करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर बुनियादी या पुराना व्यावसायिक बीजागार है तो रोगाणु मुक्त करना बहुत जरूरी है।
साफ़ सफाई में जैसे जितना भी अंडा वगैरह लटका हुआ रहता है उस अंडा को भी निकालते हैं और पूरा दीवार और सेलिंग का हम लोग चूना और ब्लीचिंग मिला के पोचाड़ा करते हैं। उसके बाद जितना भी लोहा का सामान है उसको उसमें भी हम लोग पेंटिंग करते हैं और नीचे काला जापान का भी पेंटिंग करते हैं। ऊपर में बांस टंगा हुआ है, बांस को भी हम लोग पेंटिंग किए हैं। उनके बाद खिड़की का जाली उसको भी पेंटिंग किए हैं, खिड़की भी पेंटिंग किए हैं, सारा चीज़ मतलब पेंटिंग करते हैं। उनके बाद नीचे सर्फ और ब्लीचिंग का घोल बना के पूरे ज़मीन में देते हैं, उसको रगड़ते हैं, रगड़ के साफ़ करवाते हैं और पानी से बढ़िया से साफ़ सफाई करवाते हैं। और नया गोटी रखने से पहले जो सामने में दिखाई दे रहा है 5 लीटर फॉर्मेलिन को टिन्ना में डाल देंगे और गंधक को उसमें डालेंगे और गैस जला के उसको छोड़ देंगे वहीं। और जितना भी मेरा खिड़की है उसमें पेपर हम सटवा दिए हैं, अंदर का हवा बाहर नहीं, बाहर का हवा अंदर नहीं जाए। इस दरवाज़ा को भी बंद कर देंगे और इसमें भी पेपर साटेंगे। पेपर साट के नीचे हम चार्ट भी बढ़िया से लगा देंगे। इसको हम 72 घंटा तक छोड़ेंगे, जो कि 72 घंटा के बाद जो भी कीड़ा मकोड़ा इसमें है सारा मर जाएगा। उनके बाद ही इसमें नया कोकून हम घुसाएंगे। बीजागार की पूरी तरह साफ सफाई करने के बाद ही किसानों के घरों से कोशा लाना चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्रेनेज की सफलता कोशा की गुणवत्ता पर ही निर्भर करता है। सुरेश काठीकुंड ग्रेनेज की देखरेख करते हैं। इस बार न्यूक्लियस बीज रखने के लिए बीज कोशों की खरीदारी करने उसी अड्डा बाड़ी गए हैं जहां उन्होंने ही कोशा उत्पादन के लिए बीज दिया था। तो यहाँ पे आए हैं छोटा बबूला राय के पास। तो इसका 10 कोकून लेंगे और कोकून लेने का एक मेरा तरीका है कि एक जगह से हम नहीं लेंगे। किसानों के अड्डा बाड़ी से 10-10 बीज कोशों को चुनने के बाद उसे बीजागार में ले जाकर उसकी जांच करते हैं और 5% से कम बीमारी मिलने पर ही ग्रेनेज के लिए बीज गोटी खरीदने का फैसला करते हैं। अभी जो जांच किए 10 कोकून का पेवरीन बीमारी नहीं मिला इसमें, तो इसको हम अपना बेस्प्यू के लिए खरीद सकते हैं। बीमारी नहीं होने के बावजूद भी कोशों की खरीदारी के समय कुछ और सावधानी रखते हैं, जैसे किसान के घरों से इसकी खरीदारी करते समय उसे देखकर और छूकर करते हैं, जिससे कोशा का भार और गठन का पता चल सके। साथ ही बड़ा और छोटा कोशा का चयन 60:40 में करते हैं। ये कोकून टेढ़ा मेढ़ा है, इसीलिए हम इसको छांट दिए हैं। ये सॉलिड नहीं है और इसके अंदर का प्यूपा अच्छा नहीं होगा। ये कोकून को हम साइड कर दिए हैं क्योंकि इसका डंटी नहीं है और हम इसका माला नहीं बना करके इसको नहीं टांग पाएंगे। ये कोकून जो है ये पूरा दब गया है और इसके अंदर का प्यूपा मर गया है और हिल डुल भी नहीं रहा है, इसीलिए हम इस तरह का कोकून को भी छांट करके अलग कर देंगे। ये कोकून जुड़ा हुआ है और ये टेढ़ा मेढ़ा भी है और इसीलिए हम इसको भी साइड कर देते हैं। ये अच्छा कोकून है और ये हम लोग का बीज के लिए उपयोगी है और बीजागार भवन में ले जा करके इसका बीज उपयोग में उपयोग करते हैं। बीज कोशों को चयन करने के बाद उसकी रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसमें सिल की मात्रा कम होने की वजह से इसका आवरण बहुत पतला होता है, जिससे कोशों के अंदर का प्यूपा दबकर मर जाने का खतरा रहता है। इसीलिए बीज कोशों को खचिया या प्लास्टिक कैरेट में सुबह और शाम ही ग्रेनेज लाना चाहिए, जिससे कोशों पर कोई विपरीत असर ना पड़े। इस बीजागार भवन की देखरेख सुनील हेम्ब्रोम करते हैं। किसान के घरों से बीज कोशा को लाने के बाद उसकी माला बनाने और टांगने की जिम्मेवारी इन्हीं के हाथों में होती है। जब हम लोग किसान के यहाँ से बीज गोटी को सोर्टिंग ग्रेडिंग करके जब लाते हैं तो गिरनेज घर में गोटी को हमेशा ही 2 परत में फैला करके रखते हैं।
दो परत में फैलाने से इसके अंदर जो प्यूपा है इसको नुकसान नहीं होता है। यहाँ पे कुछ कोसा ऐसा है जिसमें प्यूपा पूर्णतः बन गया है और हिलाने से ये समझ में आ रहा है कि ये हिल रहा है और प्यूपा बन गया है। कुछ बीज गोटी में ऐसा होगा जिसमें ये हिल नहीं रहा है और ये अभी प्यूपा में परिवर्तित नहीं हुआ है। तो दो परत में रखने से इनको समान तापमान और एक दूसरे से ठीक से रखने से ये प्यूपा में परिवर्तित हो पाएंगे। इसके बाद ही हम लोग माला बना करके इसको गिरनेज घर में टांगते हैं। ये जो बीज गोटी हमने किसान के यहाँ से लाते हैं और लाने के बाद में इस तरह माला बना करके हम लोग लटकाते हैं और प्रत्येक माला में 100 गोटी होता है और ये 100 गोटी जो है सो 20 गुच्छों में होता है और प्रत्येक गुच्छे में 5 गोटी होते हैं और गुच्छे से गुच्छे के बीच की दूरी 3 इंच होती है। इसके बाद माला और माला के बीच की दूरी 9 इंच होती है। 9 इंच रहने से ये काफ़ी हवादार होगा और तितली जो भी नर होते हैं वो एक इस पार से उस पार आसानी से आ जा सकेंगे और आसानी से जब आ जा सकेंगे तो जोड़ लगने में समस्या नहीं होगी। और दीवार से पहला जो बांस होता है उसको 2.5 फीट दूरी पर रखते हैं और प्रत्येक बांस के बीच की दूरी भी 2.5 फीट रखते हैं। ऐसा करने से चिन्हित करने वाले व्यक्ति को आने जाने में सुविधा होगा और साफ सफाई गिरनेज घर का ठीक से हो, इसीलिए नीचे से 3 फीट की ऊंचाई तक ही माला को रखते हैं। कोशों को माला बनाकर बीजागार के अंदर लटका दिया गया है। अब इससे नर और मादा तितलियों के निकलने का इंतजार है। इससे पहले आइए देखते हैं भाग 2 में हमने क्या देखा। कोशा लाने से पहले बीजागार की साफ सफाई बहुत जरूरी है। इसके बाद सभी दरार और छेदों को कागज से चिपकाकर फोमलिन और गंधक से धुआं करना चाहिए और 24 घंटों के बाद खोलना चाहिए। बीज कोशों की खरीदारी उसे देखकर और छूकर करना चाहिए। साथ ही बीज कोशों को खचिया या प्लास्टिक कैरेट में सुबह और शाम ही ग्रेनेज में ले जाना चाहिए। शाम हो चुकी है। तितलियां निकलने के लिए अपना रास्ता बनाने में लगी हैं। दरअसल तितली निकलने से पहले कोशा की डंटी के पास एक प्रकार का एंजाइम छोड़कर भिंगाती हैं, जिससे उस जगह पर कोशा गीला हो जाता है और तितली आसानी से कोशे को चीरते हुए बाहर निकल आती हैं। सामान्यतः इसके निकलने का समय शाम 6 बजे से रात के 11 बजे के बीच होता है। इसके लिए बीजागार में 28 से 30 डिग्री तापमान और 70% आर्द्रता होनी चाहिए। मॉनसून के दौरान तितलियों के निकलते ही बुनियादी बीज उत्पादन प्रक्रिया शुरू हो जाती है तथा व्यावसायिक ग्रेनेज सितंबर के महीने में शुरू होता है और इसी महीने खत्म भी हो जाता है। बीजागार के अंदर रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दे रही हैं। कोशा से निकलते ही नर तितली एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान तक चला जाता है, जबकि मादा तितलियां कोशे से निकलते ही अपने स्थान में बैठ जाती हैं। नर तितली का पेट पतला और मूंछ झाड़ीदार होता है, जबकि मादा तितली का पेट बड़ा और मूंछ पतली होती है। मादा तितली माला पर बैठकर एक प्रकार की खुशबू छोड़ती है, जिससे नर तितली जोड़ा बनाने के लिए आकर्षित होता है और जोड़ा बनता है। तितलियों ने जोड़ा बनाना शुरू कर दिया है। सही वातावरण होने पर 50 से 90% मादा तितलियों का जोड़ सफलतापूर्वक पहले दिन ही प्राप्त हो जाता है और अगर तितलियों की संख्या बढ़ जाए
और बीजागार में जोड़ा लगाना कठिन हो जाए तो ऐसी स्थिति में मच्छरदानी में भी तितलियों का जोड़ा लगवाया जा सकता है। ग्रेनेज में ही काम करने वाली दीदी सुबह से जोड़ा लगे तितलियों की पहचान कर रही है। पहचान याद रखने के लिए मादा तितलियों का पंख काट रही हैं, ताकि जोड़ छूटने के बाद भी ये याद रहे कि कौन सी मादा तितली का जोड़ लग चुका है। नर तितली अपने जीवन चक्र में एक से ज्यादा बार जोड़ लगाता है। यही कारण है कि उसे तब तक नहीं फेंकते जब तक उसका पंख झड़ नहीं जाता है। जोड़ा लगे तितलियों की पहचान के बाद हर माला में जाकर कमजोर और मरी हुई तितली को चुनकर दीदी जमा कर रही है। खासकर जिस नर तितली का पंख झड़ गया हो तथा जिस मादा तितली का पंख झड़ने के साथ साथ पेट झूला हुआ दिखता हो या मुड़े हुए पंख वाले तितली को भी बीजागार से बाहर निकाल रही है। बीजागार से थोड़ी दूर में ही दीदी गड्ढा बनाकर सभी चुने हुए खराब तितलियों के ऊपर ब्लीचिंग पाउडर छिड़ककर मिट्टी से ढक दे रही है। ऐसा करने से बीजागार में होने वाली बीमारी को खत्म किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को रोजाना दोहराया जाता है जब तक बीजागार का काम चलता है। उधर दीदी जोड़ा लगे मादा तितलियों को कपटी में रखने के लिए नर तितली से छुड़ा रही है। उसे इस बात का पूरा ध्यान है कि आज जोड़ा लगे सभी तितलियों को शाम होने से पहले कपटी में डाल देना है। कपटी एक प्लास्टिक का डब्बा होता है जिसके चारों तरफ हवा अंदर जाने के लिए छोटी छोटी छेद होती है। कपटी में तितली को डालने से पहले उस पर 2 परत में कागज रखते हैं ताकि ये तितली के पेशाब को सोख ले और अंडों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। बीजागार में काम करने वाली सभी दीदी अपने हाथों को तेजी से चलाते हुए तितलियों का पंख काटकर कपटी में रख रही हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि एक कपटी में एक ही तितली को रखना है ताकि सबका जांच अलग अलग किया जा सके। साथ ही पेट दबाकर पेशाब करवाना है ताकि कपटी में डालने के बाद तितली पेशाब नहीं करे। कपटी में तितलियों को रखने का काम हो चुका है। अब कपटी को बंद कर 5-5 का जोड़ा बनाया जा रहा है ताकि प्लास्टिक के कैरेट में सभी कपटी को रखकर अंडा देने वाले कमरे में रखा जा सके। अंडा देने वाले कमरे में कपटी को जोड़ लगने तथा अंडा फूटने की तिथि के अनुसार सजाकर रखा जा रहा है और 2 ढेरों के बीच में हवा बहने के लिए पर्याप्त जगह भी छोड़ा जा रहा है ताकि तितली असहज महसूस ना करे। अंडा देने वाला कमरा हवादार, ठंडा और अंधेरा होता है क्योंकि तितलियों को अंधेरा और अधिक आर्द्रता बहुत पसंद होता है। तितलियों को वहां रखने के बाद इस बात का ध्यान दिया जाता है कि कपटी का छेद बंद ना हो और ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि कपटी के अंदर और बाहर हवा का प्रवाह सुचारू रूप से हो सके। कपटी में तितलियों ने अंडा देना शुरू कर दिया है, जो अगले 3 दिनों तक ये प्रक्रिया चलेगी। इधर आज का काम अभी भी बाकी है। बीजागार में शाम के समय सबसे पहले स्वस्थ तितली को जमीन से उठाकर माला पर रखते हैं और झाड़ू लगाकर पूरे बीजागार की साफ सफाई करते हैं। उसके बाद जमीन में साफ पानी तथा ब्लीचिंग पाउडर के घोल से पूरे बीजागार की सफाई करते हैं। साथ ही काम में आने वाले सभी उपकरण को भी डिटर्जेंट से धोकर 2% फॉर्मलिन के घोल से साफ करते हैं।
और इससे जो भी गंदा पानी निकलता है उसे ड्रेनेज घर के बाहर बने सोकपिट पर डाल देते हैं, जिससे आसपास में बीमारी फैलने का डर खत्म हो जाता है। इस भाग में आपने क्या देखा, आइए उसका रिकैप देखते हैं। तितलियां शाम के 6 बजे से रात 11 बजे के बीच निकलती हैं। नर तितली का पेट पतला और मूंछ झाड़ीदार होता है, जबकि मादा तितली का पेट बड़ा और मूंछ पतली होती है। जोड़ा लगे तितलियों की पहचान के लिए उसका पंख काट कर रखा जाता है। कपटी में तितली को रखने से पहले उस पर कागज की 2 परत बिछाना आवश्यक है। कपटी में तितली रखने से पहले उसे पेशाब करवाना जरूरी है। कपटी को 5-5 का जोड़ लगाकर अंडा देने का कमरा में रखना चाहिए और शाम से पहले बीजागार की साफ सफाई बहुत जरूरी है। कपटी में रखते ही तितलियों ने अंडा देना शुरू कर दिया है। आमतौर पर तितलियां शाम 4 बजे से रात 8 बजे के बीच अधिकतम अंडे देती हैं। एक साधारण मादा तितली अपने जीवन चक्र में 200 से 250 अंडे देती है, यानी 72 घंटे के अंदर 80% अंडे, जो कीट पालन के लिए उपयुक्त होता है। इसीलिए तितली की जांच 3 दिनों तक अंडा देने के बाद ही करते हैं। इस समय हम ध्यान देते हैं कि जिस तितली ने 150 से कम अंडा दिया हो उसे छांट देना है। साथ ही रुई रुई सा अंडा देने वाली तितली को भी छांट कर हटा देना है और जो तितली मर गया हो उसे भी जांच के लिए नहीं भेजना है। और ये जो अंडा है इसमें अंडा ज़्यादा है, इसलिए इसको जांच में ले जाते हैं। अच्छी तितलियों को जांचने का समय आ गया है, यानी माइक्रोस्कोप से पेब्रिन बीमारी का पहचान कर अलग करने का। इसके लिए दीदी सभी कपटी से तितली को निकालकर उसके पीछे के तीसरे जोड़ से शरीर का अंश ले रही हैं, यानी तितली के जनन अंग के पास से। जांच करने से पहले माइक्रोस्कोप की सेटिंग और टेस्टिंग टेबल की तैयारी की जाती है और इस बात का ध्यान भी दिया जाता है कि जांच करने की जगह बीजागार भवन से कम 10 से 15 फीट की दूरी पर होनी चाहिए। सबसे पहले टेस्टिंग टेबल पर साफ पेपर बिछाते हैं और उस पर माइक्रोस्कोप रखते हैं। उसके बाद एक गमला में पानी और हार्पिक को मिलाकर घोल बनाते हैं, जिसमें उपयोग किया हुआ स्लाइड को डुबो कर रखते हैं। इन सब के अलावा टिश्यू पेपर, कवर स्लिप, फॉर्मलिन का घोल और पोटासियम कार्बोनेट का घोल भी रखते हैं। माइक्रोस्कोप को अपना देख सके उतना एडिट करते हैं। ये आईपीस है, आईपीस 2 ठो रहता है, एक ठो 10 का रहता है, एक ठो 15 का रहता है, तो 15 का ही हम लोग यूज करते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव 2 ठो रहता है, एक ठो 25 का रखता है, एक ठो 45 का रखता है, तो 45 का ही हम लोग यूज करते हैं। ये ऊपर नीचे वाला ये मैन एडजस्टर है। ये पर्दा है, पर्दा को खोलते हैं, इसका ये दर्पण है जो फोकस इसमें डालते हैं अंदर से। जो K2CO3 का घोल है, इसका एक बूंद लेते हैं और ये तितली का पेस्ट है इसमें मिलाते हैं और यहाँ जांच करते हैं। जो अंदर में देख रहे हैं वो पानी पानी और थोड़ा सा बूंदा बूंदा दिख रहा है, वो अच्छा है। और जो बीमारी रहता है, जो पेब्रिन है, वो चावल के दाने जैसा दिखता है, उसको फेंक देते हैं। जांच करने के बाद स्लाइड को गमला में डालते हैं और सिक्की को मग पे डाल देते हैं। जो अंडा अच्छा है उसको टॉप में डाल देते हैं और जो बीमारी है वो उसको साइड में रख देते हैं।
सभी तितलियों की जांच की जा चुकी है। रोग मुक्त तितलियों के अंडे को जमाकर छुड़ाने का काम शुरू करते हैं। इसके बाद ही अंडे को धोया जाएगा। बीजागार व्यावसायिक हो या बुनियादी, इसे धोने की प्रक्रिया समान होती है। सबसे पहले नायलॉन मच्छरदानी में अंडों को रखकर एक पोटली बनाते हैं। उसके बाद 1 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर डेपोराटेक्स का घोल बनाकर उस पोटली को 5 मिनट के लिए डुबाते हैं। 5 मिनट हो गया है। अभी हमने पैर से दबा करके इसको रगड़ेंगे। अंडा को डिपोराटेक्स से यानी कि 10 से 15 मिनट तक रगड़ना पड़ता है, जब तक इसका लट्ठा खत्म ना हो। फिर हमने टब में अंडा डाल रहे हैं। अब अंडों को साफ पानी में डालते हैं, जिससे फोकी अंडा पानी के सतह पर तैरने लगता है, जिसे छानकर फेंक देते हैं। फिर साफ अंडों को फॉर्मलिन के 5% घोल में 5 मिनट तक डुबाकर छोड़ देते हैं और साफ पानी से धोकर अंडों को छायादार जगह पर सुखाने के लिए ले जाते हैं, जिसमें ये ध्यान दिया जाता है कि अंडों को कोई नुकसान न पहुंचे। बुनियादी बीजागार में अंडों को ड्राइंग मशीन के ऊपर सुखाते हैं, जहां पेपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अंडा सुखाने वाला मशीन है और नीचे में पंखा लगा हुआ है और ये अंडा एक करके पसार करके हमने मशीन को खोल देंगे। इससे 10 या 15 मिनट तक में अंडा सूख जाएगा। अच्छी तरह सूखने के बाद अंडों को बेचने के लिए 8 इंच लंबी और 5 इंच चौड़ी एक सूती कपड़े की थैली होती है, जिसमें अंडों की प्रजाति, जोड़ लगने की तिथि, अंडा फूटने की तिथि, डीएफएल की संख्या और अंडा उत्पादक बीजागार का नाम लिखा जाता है। फिर अंडा को उस थैली में भरकर वजन कर रखा जाता है, ताकि उस दिन बने हुए अंडों की संख्या या वजन की जानकारी के आधार पर किसानों तक पहुंचाने की योजना बनाई जा सके। वजन से 2 ग्राम और आयतन से 3 मिलीलीटर एक डीएफएल होता है। 100 तितली का अंडा है, इसका वजन 200 ग्राम है और 100 डीएफएल हो गया है। अंडा को पैक करने के बाद उसे जालीदार लकड़ी के बने अलमीरा में रखते हैं। रेखा दीदी अपने ही गांव के धीरेन्द्र सिंह के व्यावसायिक बीजागार में काम करती हैं। उसे अच्छे से पता है कि अंडों को धो लेने के बाद कैसे सुखाना है। इसके लिए दीदी साफ, समतल एवं छायादार स्थान पर ब्लॉटिंग पेपर या अखबार के ऊपर एक पतली परत में अंडों को फैलाकर रख दी है और धीरे धीरे पेपर के ऊपर हाथ से चलाते हुए उसे सुखा रही है। साथ ही बीच बीच में पेपर को बदल भी रही है। हाथ में एक मुट्ठी लेके देखते हैं, जब हाथ से तक गिर जाए तब सूख गया है, ना हाथ में चिपक रहे तो नहीं सूखा है। अंडे अच्छे से सूख चुके हैं। अब उसकी पैकिंग करनी है। एक पैकेट में 100 डीएफएल यानी 100 तितली के अंडे, जिसे मेजरिंग सिलेंडर में 30 ml तक भरकर फिर पैकेट में भरा जाता है।
अंडों को अच्छे से कपड़े की थैली में पैक करने के बाद उसके परिवहन के लिए विशेष रूप से तैयार बास्केट का ही उपयोग किया जाता है, ताकि परिवहन के दौरान आवश्यक तापमान एवं आर्द्रता बनी रहे। अंडा देने के 4 से 7 दिनों के अंदर अंडों की आपूर्ति कर देनी चाहिए। इसमें एक बात का ध्यान देना जरूरी है कि अंडों का परिवहन सुबह या शाम के समय ही करना चाहिए। अभी आपने इस भाग में जो कुछ भी देखा, आइए उसका रिकैप देखते हैं। 3 दिनों तक अंडा देने के बाद ही तितली की जांच करनी चाहिए। जांच करने का जगह बीजागार भवन से कम 10 से 15 फीट की दूरी पर होनी चाहिए। पेब्रिन बीमारी की पहचान के लिए तितली के जनन अंग के पास से कुछ अंश लेना चाहिए। तितली की जांच के बाद ही उसके अंडों को धोने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। बुनियादी बीजागार में अंडों को ड्राइंग मशीन तथा व्यावसायिक बीजागार में किसी समतल जगह पर पेपर बिछाकर हाथ से सुखाना चाहिए। अंडों की पैकिंग सूती कपड़े की थैली में, अंडों की प्रजाति, जोड़ लगने की तिथि, अंडा फूटने की तिथि, डीएफएल की संख्या और अंडा उत्पादक बीजागार का नाम लिखकर करना चाहिए। अंडों का परिवहन अंडा देने के 4 से 7 दिनों के अंदर विशेष रूप से तैयार बास्केट में करना चाहिए। एक बीजागार में गुणवत्ता युक्त अंडा उत्पादन करने के लिए बहुत सारे उपकरण तथा सामग्री की जरूरत होती है। इन सबके बिना बेहतर अंडा उत्पादन संभव नहीं है। 3 माइक्रोस्कोप, 4500 अंडा देने का प्लास्टिक डब्बा, 1 टेबल, 1 कुर्सी, 1 अंडा रखने का अलमीरा, 1 तराजू, 1 मापी सिलेंडर, 1 50 लीटर का प्लास्टिक ड्रम, 20 लीटर का 5 प्लास्टिक बाल्टी, 20 लीटर का 5 प्लास्टिक टब, 1 लीटर का 5 प्लास्टिक मग, 5 लीटर का 5 प्लास्टिक टब, 3 कैंची, 500 स्लाइड, 2.5 लीटर डेपुराटेक्स, 10 किलो चूना, 2 किलो ब्लीचिंग, 2 किलो सूतली, 60 सूती कपड़े की थैली, लेंस साफ करने का पेपर, 10 पैकेट कवर स्लिप, 50 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट, 4 किलो सर्फ, 2 मीटर मच्छरदानी और 15 किलो अखबार। ये सभी सामग्री जरूरी है। बीजागार में उपस्थित सभी सामग्री का रखरखाव भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप की साफ सफाई करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से तसर कीट का अंडा तैयार करने में पेब्रिन बीमारी का पता लगाने के लिए माइक्रोस्कोप की बड़ी अहम भूमिका होती है। तो सबसे पहले ये जब पैकिंग में रहता है तो इस कंडीशन में ये रहता है और इस कवर के अंदर में ही रखा जाता है। ये कवर प्लास्टिक का होता है ताकि इसमें धूलकण नहीं बैठे। कि इनका आईपीस और ऑब्जेक्टिव जो लेंस है इनका सफाई किया जाता है। आईपीस को 2 लेंस हुआ करते हैं तो इसकी भी सफाई की जाती है। और इसके निचले हिस्से में ये अभिदृश्यक लेंस लगा रहता है। 45x पावर वाला ये बड़ा होता है और ये 25x पावर वाला ये छोटा होता है। माइक्रोस्कोप को साफ सफाई करने के लिए सबसे पहले टिश्यू पेपर से उसके बाहरी हिस्सों को साफ करते हैं। उसके बाद आईपीस को ठेठकों की सहायता से साफ करते हैं। फिर दोनों ऑब्जेक्टिव को भी साफ करते हैं। सफाई पूरा करने के बाद ऑब्जेक्टिव को लगा देते हैं और आईपीस को भी लगा देते हैं। इसके बाद जब सफाई और लेंस का काम पूरा होने के बाद मशीन को एक बार मिला करके देख लेते हैं
प्लास्टिक कवर इसलिए लगा करके रखते हैं ताकि धुलकन और नमी इसमें नहीं आ पाए। इस तरह से पूरा बंद करने के बाद साफ बक्से में इसको रख देते हैं। तितलियों की जांच के बाद खाली कपटी का साफ सफाई किया जाता है ताकि फिर से उस कपटी का दोबारा इस्तेमाल बाद में किया जा सके। ये यूज किया हुआ कपटी है और हम लोग इसको साफ़ करने के लिए हम लोग हौज में पानी भरते हैं और हौज में पानी भर करके कपटी इसमें डालते हैं और इसमें 1 किलो ब्लीचिंग और 1 किलो सर्फ डाल करके रात भर भिगा करके छोड़ देते हैं। कपटी को एक एक कर ब्रश या नॉयलेन के टुकड़ा से रगड़कर साफ करते हैं ताकि कोई भी गंदगी नहीं रह सके। इसलिए सफाई करने के बाद कपटी को पहले फॉर्मलिन और बाद में साफ पानी में डुबाकर धूप में सुखा देते हैं। ऐसा करने से कपटी दोबारा काम में लेने के लिए तैयार हो जाता है और किसी प्रकार की बीमारी फैलने की कोई संभावना नहीं रहती है। ग्रेनेज में तितली जांच के लिए उपयोग किए जाने वाली स्लाइड की साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, अन्यथा संक्रमित स्लाइड से तितली जांच में ज्यादा बीमारी निकलने की आशंका बनी रहती है। सबसे पहले स्लाइड को डेपुराटेक्स में डालकर साफ किया जाता है और एक कॉटन कपड़े को उस घोल में भिगोकर स्लाइड को लंबाई की तरफ से दोनों उंगलियों के बीच से पकड़कर बारी बारी से दोनों तरफ की सतह को रगड़कर साफ किया जाता है। उसके बाद स्लाइड को पानी में डालकर साफ किया जाता है। फिर उसे पूरी तरह से विसंक्रमण करने के लिए 5% फॉर्मलिन की घोल में 15 मिनट के लिए डालकर छोड़ दिया जाता है और फिर सभी स्लाइड को सादा पानी से 2 से 3 बार धोया जाता है ताकि फॉर्मलिन का अंश पूरी तरह से निकल जाए। इस तरह साफ करने के बाद स्लाइड को सूखने के लिए एक एक कर पेपर पर बिछाकर छोड़ दिया जाता है। अच्छे गुणवत्ता वाले बीज या अंडों को प्राप्त करने के लिए ये सभी छोटे मगर कारगर उपाय हैं और यदि अंडा उत्पादक इन्हें सही प्रकार से अपनाए तो न सिर्फ उन्हें अधिक और उच्च श्रेणी वाले तसर बीज प्राप्त होंगे बल्कि निश्चित रूप से अधिक लाभ भी प्राप्त होगा।